भी देते थे, प्यार भी करते थे। तो इतनी गाली देते, भगवान से भी प्रार्थना करते हाय भगवान इसको जा तो उठा ले, जा इसको ठीक कर दे। अब तो ठीक हो गया ना, अब मेरे को बहुत खुशी हो रही है। नितिन बेटे कैसे हो? मुझे तो वो तुम्हारी बात याद आ रही है जब तुम क्लब में बिलियर्ड खेल रहे थे और दोस्तों के साथ तूने वो नशा किया हुआ था ब्राउन शुगर का, और मैं तेरे को घर, माँ तेरी साथ दोनों तेरे को घर लेके खींच के आ रहे और तू हमको धक्के मार के वहां से भगा रहा। तुम सोचो कि उस वक्त हमारा क्या हाल होता रहा। तो तेरे को घर लेकर के आए, समझाया, आगे सब कुछ ठीक है। तो बेटे जो तू आज है इतना अच्छे कर्म कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है बेटे। मुझे आज बहुत इस चीज का फख्र है कि मतलब मैं इतने नीचे गिरने के बाद निकल कर आए, आज खड़ा हूँ। आपको कभी कभी लगता है कि आपके परिवार ने क्या कुछ झेला आपकी वजह से, या किन हालातों से गुजरा है आपका परिवार? बोलने में मुझे बहुत वो हो रहा है कि मैं बोलूं कैसे, कि मेरी माँ ने मेरे पैर भी छुए हैं कि इस चीज को छोड़ दे बेटा। उस समय नहीं आता था समझ में, पर आज समझ में आता है। रात को तो लास्ट स्टेज में ऐसा हो चुका था जब मतलब मेरी हालत ज्यादा हो चुकी थी खराब, तो मेरे को मतलब कई बार देखने आते थे मम्मी उठ के कि जिंदा है कि मर गया। उसी की वजह से फिर उनके दिमाग में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसकी वजह से उनको ब्रेन सीजर्स की प्रॉब्लम हो गई। रिकवरी में कैसे आए? रिकवरी में आने की वजह मेरी सिस्टर ही थी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं इस नशे को छोड़ पाऊंगा। जॉब छूट चुकी थी, घर में पता चल चुका था, पैसे देने भी बंद हो चुके थे, और जितनी चालाकी से मतलब मैं लोगों को टोपियां पहना चुका था वो भी पहना चुका था, अब वो भी बंद हो चुका था। अब रास्ते रह गए थे चोरियों के खुलेआम, जो कि मतलब जिनके ऊपर मैंने कदम थोड़े बहुत रख दिए थे। जैसे किसी की चेन तोड़ी, ये काम किए, खून बेचा हॉस्पिटल में, एम्स में जा करके, और उसके बाद पिक पॉकेटर्स के साथ रहना शुरू कर दिया था मैंने। फिर सिस्टर के साथ रहा, दिल्ली में ही रहा था मैं, अपने साथ में ले आया था मुझे कि सामने रहेगा कि मैं शायद कोशिश करके मैं इसको निकाल लूंगी। बट जब उसने मेरे को ये चीज बोली थी पहली बार में कि तूने जितनी देर तक करना है तू कर ले, तेरे को पता है मैं तुझे हारने के लिए या मरने के लिए छोड़ूंगी नहीं, कि तू सड़कों पे चोरियां कर रहा हो, ठीक है, और कहीं जेल खाने में बंद हो या कहीं हो, वो चीज नहीं होने दूंगी। जब तक मैं तेरे से कर सकती हूँ, तेरे लिए कर सकती हूँ, जब तक मैं करूंगी लास्ट तक। मेरा अपना फ्यूचर है, वो सब खत्म हो रहा है, मैं और खत्म करते चली जाऊंगी। ये सोच लेना कि मेरी एज 30 हो चुकी है, मैं खुद शादी नहीं करूंगी जब तक तू नशा नहीं छोड़ेगा। तो उस समय मतलब मेरे अंदर एक छोटी सी किरण एक बनी थी कि हाँ मुझे नशा छोड़ना है। तो फिर मैं इनके साथ रियाद में गया। रियाद में जाकर के मैंने एक लंबा ट्रीटमेंट लिया, फिर उसके बाद मैं वहां से ठीक हुआ। बिल्कुल, जब हमारे घर में कोई नशे की लत का शिकार होता है तो हमें कई बार कोई हल नहीं सूझता, समझ नहीं आता उसे लेकर कहाँ जाएं, क्या करें। हम उसे अपनी बदकिस्मती मान लेते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचकर उसे मौत के हवाले कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिनके जरिए उन्हें उस मौत से बचाया जा सकता है। बस जरूरत है हिम्मत न हारने की और उस रास्ते पर पहला कदम बढ़ाने की। इनकी हालत तो ऐसी हो गई थी, ये सुबह उठते थे शराब पीने लग जाते थे सुबह, और इतनी कंडीशन इनकी खराब हो गई थी, इनके मुंह से खून आने लगा था। वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर आश्र की गर्मी से डरने की
जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं। नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं। नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लड़खड़ाती जुबान, बहकते कदम। जसविंदर को खुद भी पता नहीं चला कि नशे के खुमार में डूबे हुए कब उनकी जिंदगी के 17 साल गुजर गए। न बच्चों का बचपन देखा, न खुद की जवानी। सुबह की पहली किरण के साथ जो पीना शुरू होता वो तभी रुकता जब वो नशे में बेसुध होकर सो जाते। नशे की लत ने उनकी हालत इस कदर बिगाड़ दी कि उनका मरना लगभग तय हो गया था। शराब का पहला पैक पीते ही मुंह में खून भर जाता। डॉक्टर ने साफ कहा कि शराब छोड़ो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। मौत का ये खौफ भी नशा नहीं छुड़वा पाया। वो खून की उल्टियां करते रहे पर पीते रहे, लेकिन ये तो उनकी तबाही की सिर्फ एक झलक है। जसविंदर, किस उम्र में आपको नशे की लत पड़ी? 18 ईयर्स में, 18 साल का था। की उम्र थी? जो शुरुआत की थी वो ओपियम से, वो क्या बोलते हैं उसको, ओपियम अफीम बोलते हैं, उससे शुरू की थी। वो इसलिए कि मैं ये भी चाहता था भी ड्रग्स भी कर लूं, ले लूं, और जो घर का विश्वास है वो भी बना रहे। मैं शराब को घर में गलत मानते थे,
लेकिन उसके बाद तो आपने शराब भी पी है। हाँ, क्योंकि मैडम शराब ऐसे होता है, जो क्लियर सर्किट होता है ना हमारा, उसके जो सेल हैं जब वो पूरी तरह चार्ज नहीं होते, फिर एक नशे से दूसरा नशा, तीसरा नशा, वो बढ़ते जाता है। तो ये लत पड़ी ही क्यों? क्या प्रॉब्लम थी आपको? कोई टेंशन था, कोई डिप्रेशन था? क्यों शुरू किया? मेरे 2 चाचा जी की, मेरे डैडी के जो 2 छोटे ब्रदर हैं, उनकी डेथ अल्कोहल के कारण हुई है। और मेरे में जीन्स पहले से थे, सोसाइटी में ये वैसी मिल गई और पैसा मुझे मिल जाता था क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई देने वाले थे। और मैडम मजे और एडिक्शन के बीच एक बहुत थिन लाइन होती है, रेड लाइन, और पता नहीं लगता आदमी कब उसको पार कर जाता है और एडिक्ट बन जाता है, मुझे पता नहीं लगा। घर वालों को कब पता चलने लगा कि आप नशे के शिकार हो चुके हैं? मैं 93 में जलंधर में मेरे पे आईपीसी की धारा 326 और मेरे ख्याल 307 के तहत मामला दर्ज हुआ था। क्यों? लड़ाई हो गई थी मैडम, किसी दोस्त को कोई गलत बोला था और जो बोला था उसको फिर मार कटाई की थी। नशे में थे आप? नशे में, बिल्कुल मैडम, पूरे नशे के बिना नहीं हो सकता। एक बात बताइए, नशे की वजह से अपने बूढ़े माता पिता को कितना परेशान किया? परेशान ही किया और कुछ नहीं किया मैडम, क्योंकि एक घर में छोटा था, बस यही रहते थे। वो भी कहीं पे आज कोई चिट्ठी ना आ जाए, आज कोई टेलीग्राम ना आ जाए, आज उसके पीछे ये, आज वहां पे लड़ पड़ा है, आज ये हो गया। बस मैडम 17 साल में कोई दिन ऐसा नहीं है भी मेरी माँ सही तरह सोच सके। उधर देखिए। हाँ टिंकू बेटे, क्या हाल है? ठीक है। अब क्या हाल है तेरा? मेरे को जो बीते दिन याद आ रहे हैं, तो मैं बहुत परेशान थी जब तुम ड्रिंक करके आता था। घर में परेशानी थी और घर में भी बहुत बुरा हाल था, बीवी का, बच्चों का, मेरा, तेरे बाप का। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि तूने सब कुछ छोड़ दिया और तूने एक अच्छा इंसान बन गया है। और मेरे मन में यही इच्छा है, परमात्मा से यही दुआ करती हूँ कि आगे से तू ऐसा ही बना रहे और अपने घर में अमन शांति और सुख रहे। घर में चोरी भी की? बहुत बार मैडम। माँ के जेवर भी चुराए? हाँ, सब कुछ है। कोई गलत काम नहीं दुनिया का, जो एक एडिक्ट होता है वो सब कुछ करता है मैडम। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि शादी करना उस वक्त एक बहुत बड़ा गुनाह था? आप नशे से बाहर नहीं निकले थे, एक दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं? मैडम, मैं बिल्कुल, बहुत बड़ा गुनाह था मैडम। मैंने शादी नशे के लिए की है, भी मुझे नशा मिलता रहे। हर उस जो नशे में आज फंसा हुआ है उसको यही कहूंगा भी, या तो नशे छोड़ दो नहीं तो शादी ना करो, क्योंकि मेरे जैसा लकी और मेरे जैसी बीवी हर किसी को नहीं मिलती। मनमीत, शादी होती है एक लड़की की तो बहुत सपने होते हैं, नए घर में जाएंगे, ये होगा वो होगा, और यहाँ आप जब आती हैं तो आपको पता चलता है कि आपका पति एक एडिक्ट है। उस वक्त क्या बीती होगी आप पर? बहुत बुरा लगा, क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं इनको छोड़ दूंगी तो ये तो मर जाएंगे। मैंने कहा कि मैंने इनको सुधारना है। किन बुरे बुरे हालातों में आपने जसविंदर को देखा? इनकी हालत तो ऐसे हो गई थी, ये सुबह उठते थे, शराब पीने लग जाते थे सुबह, और इतनी कंडीशन इनकी खराब हो गई थी, इनके मुंह से खून आने लगा था। सुधरने का रास्ता कहाँ से दिखा जसविंदर? सुधरने का रास्ता ऐसे था भी, मेरे पास 3 इनिशिएटिव रह गए थे, या तो मैं नशा करके मर जाऊं, या सुसाइड कर लूं, या फिर मेडिकल एड लेकर अच्छी जिंदगी जीऊं। फिर ऐसे ही एक दिन हुआ भी, गाड़ी में मैंने इसको बोला भी, मैंने कहा भी मम्मी पापा को फोन कर दो भी मुझे एडमिट करा दें, भाटिया हॉस्पिटल है अमृतसर में। और फिर मैं वहां पे मैंने ट्रीटमेंट लिया और फिर मैंने पूरा मन बना लिया था भी, पर उसके बाद भी 6 महीने मुझे कुछ नहीं समझ आया, क्रेविंग बहुत आती रही। पर फिर अगर कोई यहाँ से ये सुन रहा है भी नशा कैसे छोड़ा जा सकता है, तो नशा छोड़ा नहीं जा सकता, नशे का इलाज भी नहीं है, उससे दूर रहने का तरीका। जब मैं सुबह उठता हूँ मैं ये कहता हूँ, भगवान आज का दिन मुझे नशे से दूर रखना, और रात को सोते एक दिन की जिंदगी जी बस मैडम, 1 डे प्रोग्राम है। और दूसरा जो नशे करते वक्त मैं करता था उससे उल्ट करता हूँ। तब कहते थे बस आज लास्ट दिन है, कल से नहीं पीनी। अब मैं बोलता हूँ आज नहीं पीनी, कल देखी जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जसविंदर के परिवार ने भी पहचाना कि
उनको एक बीमारी है और उनको एडमिट कराया, रिहैब में डाला, उनको सुधरने का एक रास्ता दिया। अक्सर हम अपने किसी करीबी के नशे की लत को समाज में बदनामी के डर से छुपाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आपके घर में कोई भी किसी भी लत का शिकार है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि समाज में इज्जत बचाते बचाते आप अपने उस करीबी को गंवा दें। कंसंट्रेशन बहुत वीक हो गई थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई चीज रखी है अभी यहाँ पर और भूल गया हूँ, तो मेमोरी लॉस हो रहा था। ऐसे लगता था कि जो छोटी भी बात है ना उस पर भी गुस्सा आ जाता था। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर आश्र की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके।
असल दुनिया से ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड की फिक्र। स्कूल और कॉलेज के दोस्तों से चाहे कभी न मिले, लेकिन ऑर्कुट के दोस्तों को रोज मैसेज करें। बीवी को भले ही ये ना पता हो कि आप कहाँ हैं, लेकिन फेसबुक पर हर घंटे अपडेट जरूर हो। रिश्तेदारों के पास कभी न जाएं, लेकिन दोस्तों की प्रोफाइल पर हमेशा नजर रखें। खेल के मैदान से सालों पहले वास्ता छूट गया हो, लेकिन ऑनलाइन गेम्स के सारे लेवल पार कर चुके हों। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप धीरे धीरे अनजाने में ही एक लत का शिकार बनते जा रहे हैं, और वो लत है इंटरनेट एडिक्शन की। इसकी वजह से आपके रिश्तों, सेहत, काम, हर चीज पर बुरा असर पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? नहीं समझे हैं तो आप संजय की जिंदगी की कहानी सुनकर यकीनन इस बात का एहसास कर लेंगे। संजय, आपको कभी एहसास हुआ कि आप इंटरनेट एडिक्ट होते जा रहे हैं? शुरू में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया कि ऐसा कुछ है, पर बाद में जब लगा कि काफी जरूरी काम छोड़ रहा हूँ, या फिर जो दोस्तों के साथ घूमने में पहले एंजॉय करता था उनको मिस कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ, तो फिर अचानक लगने लगा था कि शायद मैं ना छोड़ नहीं पा रहा हूँ इंटरनेट। कैसे शुरू हुआ था ये सब कुछ? मेरे लॉ के 3rd ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे, तो मेरा एक साथ पढ़ने वाले दोस्त ने इनवाइट किया था किसी साइट पर ना, तो हमने फॉर्म बनाया था अपना। उसकी वजह से लगातार ना वो टच में रहना। शुरू में तो एजुकेशन के पर्पज से गया था, पर बाद में आधा घंटा 1 घंटा तो एजुकेशन खत्म हो जाती थी। फिर फ्रेंड्स के फ्रेंड्स देखना या फिर गेम्स खेल लेना। बीच में उसने कोई गेम रिकमेंड कर दी, तो उस गेम को खेलने बैठ गया। फिर उसने बताया कि भाई अब उस गेम में मेरा ये लेवल है, तो फिर अगले दिन मैंने भी बताया कि भाई मैं भी इस लेवल पर आ गया हूँ। तो इंटरनेट सर्फिंग जब करते हैं तो क्या देखते रहते थे हर वक्त? किस चीज की लत पड़ गई थी? लत ये कह लो कि गैर जरूरी चीजें भी आती थी, पर बैठे हैं तो बैठे ही हैं 2 घंटे 3 घंटे। खाना भी आ रहा है तो टेबल पर ही आ रहा है। बच्चे भी अगर बुला रहे हैं, अगर उनको प्रॉमिस भी किया हुआ है संडे को बाहर ले जाने का, तो भी टाल दिया। क्या क्या नुकसान होना शुरू हो गए थे? कंसंट्रेशन बहुत वीक हो गई थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई चीज रखी है अभी यहाँ पर और भूल गया हूँ, तो मेमोरी लॉस हो रहा था। ऐसे लगता था कि जो छोटी भी बात है ना उस पर भी गुस्सा आ जाता था। कोई डिस्टर्ब कर देता था तो बहुत परेशानी होती थी। कितने घंटे बिता देते थे आप नेट पर? 6 घंटे 8 घंटे, संडे को तो 10 घंटे भी। संडे को जब लोग सोचते हैं कि हम घर परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, आप 10 घंटे नेट पर बैठे रहते थे। आपकी पत्नी बिंदु हमारे साथ है। बिंदु, बहुत सारे घरों में ये होता है कि देखिए शराब का नशा तो दिखाई देता है, ड्रग्स का नशा भी दिखाई देता है, लेकिन इंटरनेट का नशा हम देख ही नहीं पाते, समझ में नहीं आता, और उसमें ये लगता है कि इसमें बुराई क्या है। लेकिन आपने शायद उसकी बुराई देखी है, आपने झेली है। क्या क्या देखा आपने? सारा दिन जैसे इंटरनेट पे बैठे रहते थे, सुबह से शाम तक। बच्चों को भी जैसे इंटरनेट की आदत पड़ गई, गेम की। बच्चे भी जैसे चिड़चिड़े से हो गए, कहना नहीं मानते थे, पढ़ाई में भी उनका ध्यान नहीं गया। संजय, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे विड्रॉल सिम्टम्स की हम बात करते हैं, शराब और ड्रग्स के नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। जब आप छोड़ते हैं तो शरीर में लोगों को दिक्कत होती, बेचैनी होती। क्या इंटरनेट में भी ऐसा हुआ आपके? हाँ, होता है। अक्सर ये होता था कि जैसे मैं अगर बाहर हूँ, तो अगर मैं अपना लैपटॉप अपने साथ नहीं ले जा पाया किसी वजह से, तो ये हमेशा रहता था कोई फ्रेंड है तो यार तेरे इंटरनेट है, कार्ड है, क्योंकि एक बेचैनी रहती थी कि इस बीच में कोई मेरा दोस्त ना हो ऑनलाइन, या कोई और चीज अगर मिस हो रही हो तो मैं देख लूं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत थी। संजय की बातें सुनकर अब आप लोगों में से किसी को ऐसा लग रहा है कि हमारी कहानी भी इनसे मिलती जुलती है, या जाने अनजाने में हम भी इंटरनेट एडिक्ट बनते जा रहे हैं? पहले मैं मोबाइल से यूज किया करता था इंटरनेट, लेकिन साइट देर में खुल रही है, ये हो रहा है, ये बड़ा टेंशन रहता था, ये टाइम लग रहा है। अभी मैंने 2 महीने पहले ही मतलब अनलिमिटेड प्लान लिया गया, स्पीड 512 kbps, ज्यादा तेज, हाल फास्ट, जल्दी काम कर सकूं। मतलब टाइम ना, कोई फिल्म देखनी है, कुछ लाइव कुछ भी देखना है, मैं हाल वो कर सकूं। अब बैठा रहता हूँ, टाइम मतलब ज्यादा यूजर हो गया हूँ मैं, बहुत ज्यादा यूजर हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है अब। संजय, आप उन लोगों से कुछ कहना चाहते हैं जो बहुत है, मतलब हम लोग सब, शायद मुझे भी परेशानी हो सकती है कि हमको समझ में ही नहीं आता, हम फोन पर कितने SMS करते हैं या इंटरनेट पे कितना वक्त बिताते हैं, हमको एहसास ही नहीं होता कि शायद हम एडिक्ट होते जा रहे हैं। आपका कोई मैसेज है ऐसे लोगों के लिए? मैसेज तो सिर्फ यही है कि अगर प्रायोरिटीज आपके डिस्टर्ब हो रही हैं, अगर आपको पता है कि ये काम ज्यादा जरूरी था बावजूद उसके आपने छोड़ दिया, तो वो अलर्ट टाइम है, तभी पता लग जाएगा वो, मतलब तभी वो पॉइंट है जहां पर अगर आप मेन काम छोड़कर ना इंटरनेट के ऊपर बैठ रहे हैं तो वो अलर्ट है। बिल्कुल, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी असली दुनिया से कटते जा रहे हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में ही समाते जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक चेतावनी है कि आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट एडिक्शन किसी भी और लत की तरह ही घातक है। जरा ध्यान दीजिए कहीं आप या आपके बच्चे इस लत का शिकार तो नहीं हो रहे।
घंटों इंटरनेट पर बैठना भी एक नशे की तरह है। अगर आपके आसपास भी कोई इंटरनेट एडिक्ट है तो जरूरत है उसे रोकने की और समझाने की। इंटरनेट का नशा शायद सुनने में शराब या ड्रग्स जितना खतरनाक ना लगे, लेकिन उसके नतीजे उतने ही खतरनाक होते हैं जितने किसी और नशे के। जब तक किसी का लिवर नहीं बैठ जाता, व्यक्ति कभी भी उठ के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा जी कि हाँ मेरे को शायद प्रॉब्लम है और इससे मैं खुद छुटकारा नहीं पा सकता, आप मेरी मदद कर दीजिए। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी लाइव में आज हमने बात की कुछ ऐसे लोगों से जो नशे का भयानक अंधकार देखकर बहुत मुश्किल से उससे बाहर निकले हैं। वो यहाँ आए ताकि हम और आप उनकी जिंदगी से एक सीख ले सकें और खुद नशे से बच सकें। नशे की लत क्यों पड़ती है, इस बीमारी का इलाज क्या है और क्या है इससे बचने के उपाय, जानने के लिए बात करते हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर चुग से। डॉक्टर चुग, वेलकम टू जिंदगी लाइव। थैंक यू। एडिक्शन की अगर बात करें, नशे की, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, चाहे वो शराब, ड्रग्स, जुआ या इंटरनेट, इससे कैसे निकले कोई, या फैमिलीज कई बार जानना चाहती हैं कि इलाज क्या है। एडिक्शन में इतनी अवेयरनेस नहीं है। एडिक्शन इज अ मेडिकल इलनेस। प्राइमरीली उसका ट्रीटमेंट जो है मेडिकल ट्रीटमेंट है। आज कई तरह के ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। एक बार ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जब दिमाग के अंदर हीलिंग शुरू होने लगती है, उसके बाद व्यक्ति की जो रियलाइजेशन है बढ़ने लगती है, उसका एहसास बढ़ने लगता है। उस स्टेज पे उसको हम बिल्ड करने के लिए तब साइकोथेरेपी शुरू करते हैं। उसमें स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। स्पिरिचुअलिटी, जब हम साइकोथेरेपी शुरू करते हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है, क्योंकि
स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाता है, दिमाग के अंदर